स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपकी मेंटर वर्षा जोशी। आज हम लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पहला वाला जो पार्ट था प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके पहले हमने लिम्फेटिक सिस्टम किया था, जो अनादर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सब सर्कुलेटरी सिस्टम था, और आई होप आपने वो वीडियो देखा है। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं आपने सारे कुछ कवर किए हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके जो 10 CBSE में लाइफ प्रोसेसेस है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा हार्ड है ये, लेकिन मैं आपको इतना सिंपल और इजी वे में पढ़ाऊंगी कि आपको इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो मैं आपको आज चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको 10th के लिए ही नहीं, आप जब 11th 12th में जाओगे और आप आगे जब नीट की एग्जाम्स दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। मैंने NCERT के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना भी पोर्शन है वो तो कवर किया ही किया है। उसके साथ साथ मैंने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएं, इसलिए कुछ और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको इसमें बताए हैं, जिससे आपको आने वाली बोर्ड एग्जाम्स के अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्लियर करने में बहुत इजी हो जाए। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपोर्ट बेसिकली एक मटेरियल का एक पार्ट में एब्जॉर्ब होके दूसरे पार्ट के अंदर उसको ब्लड या लिम्फ है या जो भी ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसके थ्रू दूसरी सेल के अंदर जाना, इसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आप सबको पता है हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वाटर हम लेते हैं, हम फूड लेते हैं, और ये जो है ऑक्सीजन है, वाटर है, फूड है, इसके अलावा हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स बनाती है जो बॉडी के हर पार्ट्स तक यानी हर सेल तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हर सेल को, हर पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो सेल में बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये भी बॉडी के बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, और ये अरेंजमेंट का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर ये बहुत वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ देखिए, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो टाइप का होता है। फर्स्ट है, इसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड है लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनका सबका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम है। इसके बाद जो दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, आप यहाँ देख रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। इसमें जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है थ्रू लिम्फ। लिम्फ को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये सेल के बाहर फ्लो करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाहर फ्लो करता है। लिम्फ आपने देखा था कि लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ कैपिलरीज का बना सिस्टम होता है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका जो आज फर्स्ट पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम इसे करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, तो आज हम फर्स्ट इसका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको पहले देख लेते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकेंड है
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर जो होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसे आज मैं कवर करूंगी। पहले हम क्विकली देख लेते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ। इसे हीमोलिम्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्लड और लिम्फ है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेपरेट नहीं होता। जो ब्लड और लिम्फ जो है वो मिक्स्ड होता है, एक साथ ही बहता है। इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स, जैसे ह्यूमन के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिन भी ऑर्गेनिज्म में होता है वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स एब्सेंट होती है, इसलिए इनका जो ब्लड है उसका कलर, जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, उसका कलर पेल येलो या हम कह सकते हैं व्हाइट कलर का होता है। ब्लड जो है ये फ्रीली फ्लो करता है, हार्ट उसे पंप करता है और हार्ट पंप करके कैविटीज में डाल देता है। यहां पर कैविटीज होती है और इन कैविटीज के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। इसका कॉमन एग्जांपल है ऑर्थोपोडा। जितने भी ऑर्थोपोड्स हैं इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं और इसके अंदर से हीमोलिम्फ फ्लो करता है। मोलास्का में भी देखते हैं, मोलास्का में हीमोसाइनिन ये कैविटी होती है जहां से हीमोलिम्फ फ्लो करता है। अब हम अपना मेन फोकस जो करेंगे वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इसका बहुत मेन एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एंड लिम्फ दोनों सेपरेट होते हैं। ब्लड जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है और लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। तो यानी कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर सेपरेटेड। यहां पर जो ब्लड है इट इज इनक्लोज्ड इन वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत वेल डेवलप्ड आर्टरीज एंड वेन्स होती है जो जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वहां से फ्लो करता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है और इसीलिए जो ब्लड है उसका कलर हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, जो रेड कलर का पिगमेंट है, उसकी वजह से ब्लड रेड होता है। ब्लड इज पंप थ्रू हार्ट। हार्ट डायरेक्टली ब्लड को वेसल्स में यानी आर्टरीज में पंप करता है और बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू वेन्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, फिश एंड बर्ड्स। तो ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसमें हार्ट आएगा, हमारा ब्लड वेसल्स है जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आएंगी। इसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक कॉम्प्लेक्स वेल डेवलप्ड सिस्टम है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ब्लड, जो अभी मैं पहले आपको कवर करूंगी। सेकेंड जो है इसका पार्ट है वो हार्ट। जो ब्लड है वो बेसिकली मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो सब जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है उन्हें कैरी करता है। हार्ट जो है दैट इज मेन पंपिंग ऑर्गन। थर्ड है हमारा पार्ट है इसका ब्लड वेसल्स। ये जो ट्यूब्स होती हैं हमारे पूरे बॉडी में इनका नेटवर्क होता है जहां से ब्लड फ्लो करता है। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आर्टरीज जो प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड कैपिलरीज ब्लड एंड वेन्स ये डायरेक्ट नहीं जा सकते सेल्स में, तो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। आज जो मैं सबसे पहले हमारा जो पार्ट कवर करेंगे वो है ब्लड। आप जैसे देख पा रहे हैं, पहले भी आपने 9th में पढ़ा है कि ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है ये बेसिकली ऑक्सीजन है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। इसके अलावा जो फूड है जो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हर सेल के पास ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, हर सेल के पास पहुंचाता है। सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और यूरिया बनता है उसे भी सेल ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकाल देता है। यानी ब्लड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब जब हम ब्लड की बात करते हैं तो जो ब्लड है ये 2 टाइप के कंपोनेंट से बना होता है। ब्लड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। पहले हम प्लाज्मा देखेंगे। प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का लिक्विड होता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने आपको प्लाज्मा दिखाया है। प्लाज्मा एक्चुअल में कैसे दिखता है।
चलिए अब हम देखते हैं, जो प्लाज्मा है वो येलो कलर का लिक्विड है और इसे हम कहते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। प्लाज्मा जो येलो कलर का लिक्विड है, हम इसे कहते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। प्लाज्मा जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम है, क्योंकि आप आगे जो 3 सेल्स देखेंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, ये प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा के अंदर ही ये फ्लोट करती है। प्लाज्मा जो है, जब हम इसका कंपोजिशन देखते हैं तो प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है एंड 10% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो एक्ट करता है न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ऑल 3 सेल्स। ये जो 3 सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो प्लाज्मा में फ्लोट करती है और इसी के साथ ट्रांसपोर्ट करती है, इन्हें जो न्यूट्रिशन है वो प्लाज्मा में जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके थ्रू मिलता है। तो ये प्लाज्मा जो है इन तीनों सेल्स के लिए न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिटिव मीडियम का फंक्शन करती है। तो आपको प्लाज्मा क्लियर हो गया होगा। अब जो है, हम जो आगे बढ़ते हैं, ब्लड सेल्स देखते हैं। ये तीनों ब्लड सेल्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। हम पहले इसमें रेड ब्लड सेल कवर करेंगे, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स एंड लास्ट में हम देखेंगे प्लेटलेट्स, और इसी में हम देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से होता है, और लास्ट में मैं आपको कवर करूंगी फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो चलिए अब हम पहले देख लेते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। चलिए अब हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ब्लड सेल जो है आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए। आपको रेड ब्लड कॉर्पसल्स दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर के होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं। रेड कलर है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। आपने डायग्राम देख लिया। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, या जिसको हम कहते हैं, बेसिकली हम इन्हें रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। इसी का साइंटिफिक नेम जो है, हम इन्हीं को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। आपने देखा अभी डायग्राम में, जैसे देखा, ये डिस्क शेप्ड सेल्स होती हैं। रेड कलर की होती हैं ये सेल बिकॉज इसके अंदर, आरबीसी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली ये आयरन से बनता है। तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड दिखता है। आगे हम देखेंगे जो आरबीसी है उसको हम इनकम्प्लीट सेल्स कहते हैं। अब देखो बच्चों, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आरबीसी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरबीसी खुद इनकम्प्लीट सेल है। आरबीसी कंप्लीट सेल्स नहीं है दूसरे सेल की तरह। इसका रीजन है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यही रीजन है, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसीलिए आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है बहुत शॉर्ट होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज यानी 4 मंथ्स, इसका लाइफ साइकिल सिर्फ 4 मंथ्स का यानी 120 डेज का होता है। आरबीसी जो होती है वो फॉर्म्ड होती है हमारे बोन मैरो के अंदर। ये तीनों जो स्पेशल सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमारे ह्यूमन के अंदर, बोन मैरो के अंदर ये फॉर्म होती है। लेकिन ये जितने जल्दी, जैसे मैंने आपको बताया कि 120 डेज इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, जितने जल्दी आरबीसी खत्म होती है 4 टाइम्स जल्दी, क्विकली ये फास्ट बन भी जाती है। इसलिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जितने अमाउंट में हम ब्लड डोनेट करते हैं 4 टाइम्स ज्यादा विद इन 24 आवर्स हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा, इनका नंबर जो होता है बहुत लार्ज नंबर में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको यहां बताया, हमने इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा है। जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड रेड ब्लड कॉर्पसल्स, हम इन्हें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं कहते, हम इन्हें कॉर्पसल्स कहते हैं। यहां पर सेल और कॉर्पसल्स में डिफरेंस है।
क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ये आपस में ज्वाइन नहीं होती। आपको पता है सेल ज्वाइन होकर टिश्यू बनाता है, लेकिन ये जो आरबीसी है ये प्लाज्मा के अंदर इंडिपेंडेंटली फ्लोट करती है। आपने डायग्राम में देखा है सिंगल सिंगल डिस्क लाइक आपको सेल दिखी हैं। तो ये जो है ये ज्वाइंट नहीं होती आपस में, ये अनअटैच्ड सेल्स हैं। इसलिए हम उनको, जो भी अनअटैच्ड सेल्स होती हैं जो प्लाज्मा में फ्लोट करती है इंडिपेंडेंटली, उन्हें हम कहते हैं कॉर्पसल्स। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एडल्ट के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में फॉर्म होती है। लेकिन जो इन्फेंट है इनके अंदर बोन मैरो इतना डेवलप नहीं होता। तो इन्फेंट के अंदर जो आरबीसी है इसका प्रोडक्शन होता है। दूसरा जो हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है, जो मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाया था, स्प्लीन के अंदर, इन्फेंट के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होती है। अब हम लास्ट में आरबीसी का फंक्शन देख लेते हैं। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, बेसिकली ये एटमॉस्फेयर से हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ सेल के पास जाता है। जब सेल में बायोकेमिकल प्रोसेस होती है और जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको ये हीमोग्लोबिन वापस एब्जॉर्ब कर लेता है और ये कंपाउंड बनाता है कार्बिनो हीमोग्लोबिन। और कार्बिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू वापस लंग्स के पास आता है, लंग्स से ये CO2 बाहर निकल जाती है। तो आज मैंने आरबीसी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कवर कर दिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सेल देखते हैं। आरबीसी आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी हम इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। मैंने आपको आरबीसी में ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि कॉर्पसल्स का मतलब होता है अनअटैच्ड सेल्स। ये सेल्स आपस में ज्वाइन नहीं होती, ये प्लाज्मा में फ्रीली फ्लोट करती रहती है। पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर डायग्राम देख लीजिए डब्ल्यूबीसी का। आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर की सेल्स होती हैं, इरेग्युलर स्फेरिकल शेप्ड है इनका। इन्हें हम सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है ये फ्री सेल्स होती हैं जो फ्लोट करती है प्लाज्मा में। जैसे मैंने आपको बताया हम इन्हें कॉर्पसल्स कहते हैं क्योंकि ये अनअटैच्ड सेल्स होती है, ये आपस में और सेल्स की तरह कंबाइन नहीं होती। इनका जो शेप है आपको याद होगा, आरबीसी में मैंने आपको बताया था डिस्क शेप की होती हैं, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती है वो इरेग्युलर स्फेरिकल शेप्ड सेल्स होती हैं। इन्हें हम कंप्लीट सेल कहते हैं। आरबीसी इनकम्प्लीट सेल थी बट डब्ल्यूबीसी कंप्लीट सेल है, क्योंकि आपने अभी डायग्राम में भी देखा डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और जो इंपॉर्टेंट हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इन सेल का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। ये व्हाइट कलर्ड सेल्स होती हैं। व्हाइट कलर्ड सेल्स होती है क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, इनके अंदर एब्सेंट होता है। आरबीसी में वो प्रेजेंट होता है, इसलिए आरबीसी का कलर रेड होता है, बट डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत कम होता है। ये कंप्लीट सेल है लेकिन इनका जो नंबर है वो लेस होता है, स्मॉलर नंबर में होती है ये। और ये जो है हमारे जो बोन मैरो है, इस बोन मैरो के अंदर तीनों सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों बोन मैरो में फॉर्म होती है थ्रू स्टेम सेल्स। आप पता है स्टेम सेल्स जो बेसिक सेल्स होती है उसके थ्रू बोन मैरो के अंदर डब्ल्यूबीसी फॉर्म होती है। इनका लाइफ स्पैन तो आरबीसी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इनका लाइफ स्पैन 2 to 4 वीक्स होता है, लेकिन ये नंबर के अंदर एज कंपेयर टू आरबीसी इनका नंबर कम होता है। इनका लाइफ स्पैन 2 to 4 वीक्स होता है। इनको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डब्ल्यूबीसी को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, हम सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं क्योंकि यही सेल्स होती है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस, इनसे फाइट करके इन्फेक्शन को दूर करती है। एक्चुअली जो डब्ल्यूबीसी होती है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है एंटीबॉडीज इसका ये बनाती है। एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन होता है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ये बनाती है। और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन ऑर्गन्स आ जाता है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन अटैक करता है, तो ये उस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उस पैथोजन को किल कर देती है, उन्हें इनएक्टिव करके खत्म कर देती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी।
2 मिनट में हम क्विकली देख लेते हैं कि एंटीजन एंड एंटीबॉडीज होता क्या है। एग्जाम के अंदर 1 मार्क में ये आता है। एंटीजन जो होते हैं, जितने भी फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू या किसी और ऑर्गन के थ्रू हमारे बॉडी में जब पहुंच जाते हैं, जिसमें स्पेशली वर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, फंगाई है, ये सारे जो भी फॉरेन जितने भी मटीरियल है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, हम उन्हें कहते हैं एंटीजन। और ये जो वाइट WBC है, जैसे ही वो देख लेती है कि एंटीजन ने अटैक किया तो WBC एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन्स को इनएक्टिव करके खत्म कर देती है। तो इस तरह से WBC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर। चलिए अब इसका लास्ट थर्ड पार्ट, जो थर्ड सेल है हमारी, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, प्लेटलेट्स, इसको हम कवर कर लेते हैं ताकि आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट जो तीनों ब्लड सेल्स हैं, आप एग्जाम के लिए आप इजीली उसमें लिख सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अब जब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, ये स्पेशल सेल्स होती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के। बेसिकली ये स्टेम सेल से बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है। इसका लाइफ स्पैन हम देखते हैं 60 to 120 डेज प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है। प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता भी है, कुछ प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसको जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी हम जानते हैं। यानी हमने RBC को देखा था एरिथ्रोसाइट्स, WBC है ल्यूकोसाइट्स, एंड हमारी जो प्लेटलेट्स हैं इनका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। इसका जो मेन फंक्शन है, प्लेटलेट्स जो का मेन फंक्शन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। जब भी हमें इंजरी होती है, हमें कुछ चोट लगती है, तो हमारा ब्रेन जो है प्लेटलेट्स को ऑर्डर दे देता है कि जहां पर भी इंजरी हुई है वहां पर जाओ और उस पार्ट में क्लॉटिंग ब्लड का कर दो। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, यानी ब्लड कोगुलेशन किस तरह से होता है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। पहला है प्रोथ्रोम्बिन एंड दूसरा है फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। हम पहले स्टेप देखेंगे कि जहां पर भी इंज्योर्ड टिश्यू, जहां पर भी चोट लगती है, जहां पर भी सेल या इंजर्ड हो जाती है, तो ये जो इंजर्ड टिश्यू है, यहां पर जैसे मैंने आपको बोला प्लेटलेट्स आ जाती हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स यहां पर पहुंच जाएंगी तो हमारे बॉडी के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो इनएक्टिव एंजाइम है, ये क्या करता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, इसको कैल्शियम आयन की हेल्प से इस प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है, यहां पर ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन इनएक्टिव एंजाइम, यानी ये कैटलिस्ट का काम करता है, सोल्यूबल प्रोटीन होता है। ये जो है थ्रोम्बिन जो है, ये फाइब्रिनोजन से रिएक्ट करता है और इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है फाइब्रिन। और ये जो फाइब्रिन है, ये RBC के साथ कनेक्ट होते हैं और जहां पर भी इंजर्ड टिश्यू है वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पर्सन्स के अंदर डिसीज होती है जिसके अंदर उनको ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाता, ये जो है ये जेनेटिक डिसीज है। तो ये आपको क्लॉटिंग समझ में आ गया है। अब इसका लास्ट पार्ट जो हम देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का काम, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ब्लड जो है, जैसे कि आप जानते हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बिनो हीमोग्लोबिन, और इसको ये ब्लड के थ्रू ये दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा ब्लड जो हम फूड लेते हैं, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लड उसे हर सेल के पार्ट तक पहुंचाता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाती है, ब्लड उसे भी कैरी करता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं, ये फॉर्म होता है, तो ब्लड उसे भी किडनी तक पहुंचाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड के अंदर, जैसे हमने देखा था, WBC प्रेजेंट होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जो पैथोजन को किल करती है। लास्ट में ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्लड टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। 37 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, बॉडी का टेम्परेचर है, इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये मैंने आज जो पार्ट पूरा कवर किया है, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है ब्लड, विच इज
वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, इससे रिलेटेड ब्लड का कंपोजिशन कैसे था, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कैसे फंक्शन करते थे, इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो शुरू से स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स, जिसमें हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे टफेस्ट पार्ट जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट बताऊंगी। चलिए क्विकली रिकैप देख लेते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर किए, आप या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्विकली उसको नोट डाउन कर लीजिए।